तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 12 के लिए तीन सेट न्यू मॉडल पेपर जारी हुआ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव के सेट 3 और सब्जेक्टिव के तीनों सेटों का सॉल्यूशन 1 से 2 दिनों में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था की मुख्य रूप से 3 केंद्रीय समस्या है। क्या क्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा है आपका उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इनमें से कौन सी केंद्रीय समस्या आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इनमें से आपका किसके लिए उत्पादन किया जाए वो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का किसके लिए उत्पादन हो, यानी कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। मांग का प्रभावित होने का मतलब ये हुआ कि मांग में वृद्धि होना या तो मांग में कमी होना, यही इसका मतलब हुआ मांग का प्रभावित होना। ठीक है, तो इनमें से कौन मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करता है, क्योंकि आप लोगों ने मांग के नियम को पढ़ा होगा। मांग का नियम क्या बताता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि करेंगे तो मांग में कमी होगा, इसके विपरीत किसी भी वस्तु की कीमत में अगर कमी करेंगे तो मांग में वृद्धि होगा। तो इससे आपका वस्तु की कीमत से क्या होता है, मांग प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन आपका है संबंधित वस्तु की कीमत। तो संबंधित वस्तु की कीमत से भी आपका मांग प्रभावित होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद है उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता की आय से भी आपका मांग प्रभावित होता है। जो जितना ज्यादा कमाता है वो उतना ही ज्यादा क्या करता है, आपका वस्तुओं की मांग करता है, और जितना कम कमाता है उतना ही कम वस्तुओं की मांग करता है। ठीक है, तो इससे भी आपका मांग प्रभावित होता है। चौथा ऑप्शन है साधनों की कीमत। तो साधनों की कीमत से आपका मांग प्रभावित नहीं होता है, ये मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का साधनों की कीमत। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपका केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है। दाहिनी ओर विवर्तित होने का मतलब ये हुआ कि दाहिनी ओर शिफ्ट करना। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपका उत्पादन संभावना वक्र। इस प्रकार से आपका उत्पादन संभावना वक्र होता है। तो ये दाहिनी ओर इधर शिफ्ट कब करता है, जब उत्पादन में वृद्धि होता है तब उत्पादन संभावना वक्र आपका दाहिनी ओर शिफ्ट करता है। तो उत्पादन में वृद्धि कब होता है, सो आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो उत्पादन में वृद्धि होने के क्या क्या कारण हो सकता है। तो देखिए पहले है आपका बाढ़ आएगा तो उत्पादन में वृद्धि होगा क्या सर, नहीं सर, उत्पादन में क्या हो जाएगी, कमी होगी अगर बाढ़ आएगा तो। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा आपका संसाधनों का ह्रास। ह्रास का मतलब होता है कमी। संसाधनों में अगर कमी होगा तो क्या उत्पादन में वृद्धि होगा, नहीं, संसाधनों में अगर कमी होगी तो उत्पादन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तकनीकी विकास। तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो उत्पादन में कमी होगा कि वृद्धि होगा, अगर टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे पहले हाइब्रिड बीज नहीं था तो पहले उत्पादन आपका कम होता था, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, हाइब्रिड बीज आया और उत्पादन क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, तो तकनीकी विकास होने से क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन जब वृद्धि होगी तब उत्पादन संभावना वक्र आपका दाहिनी ओर विवर्तित होगा, यानी कि दाहिनी ओर शिफ्ट होगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का तकनीकी विकास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो जहां भी आपको एक अतिरिक्त इकाई दिख जाए वहां पे क्या हो जाएगा, आपका सीमांत हो जाएगा। तो यहाँ किसका बात किया जा रहा है, उपभोग का बात किया जा रहा है। तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग में जो परिवर्तन आएगा कुल में आपका, उसे सीमांत उपयोगिता कहेंगे। क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। जहां भी आपको एक अतिरिक्त दिख जाए, देखिए क्वेश्चन आएगा कि एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से कुल आगाम में जो परिवर्तन आएगा उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पे एक अतिरिक्त का बात कर दे रहा है तो क्या हो जाएगा, वहां पे सीमांत आगाम हो जाए। ठीक है, जिस भी केस में आपको एक अतिरिक्त दिख जाए वहां पे क्या होगा, सीमांत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान होगा। तो ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर जो जेक के द्वारा जारी किया गया था उसमें भी था, और जो मैं टॉप 40 क्वेश्चन आप सभी को VVI क्वेश्चन करवाया था वहां भी कई बार करवा चुका हूं। ठीक है, तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है, उसका मान क्या होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं यार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला कथन है आपका कि उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। देखिए मैं यहाँ पे आपका उदासीनता वक्र बना देता हूँ, इस प्रकार से आपका उदासीनता वक्र होता है ना। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कि ये जो ढाल है आपका नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये कथन आपका सत्य है। उसके बाद देखिए दूसरा है आपका कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। तो देखिए आपका हो गया मूल बिंदु और ये हो गया आपका उदासीनता वक्र। ये मूल बिंदु को क्या है, उठा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये उत्तर होता है, जिसे उन्नतोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी कथन आपका सही है। उसके बाद देखिए तीसरा है आपका कि उदासीनता वक्र को सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। तो ये भी कथन आपका सत्य है, उदासीनता वक्र को आपका सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन है आपका दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जी नहीं, दो उदासीनता वक्र आपका एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, तो ये कथन आपका गलत है। ठीक है, यानी कि ये कथन आपका असत्य है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपका गलत है। ये कभी नहीं आपका प्रतिच्छेद करते हैं, अब कभी नहीं काटता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। तो देखिए पहला आपका देखिए पहले समझिए कि पूरक वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, तो पूरक वस्तुओं ये सब वस्तुओं को कहते हैं जिसका प्रयोग एक साथ साथ होता है। ठीक है, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पूरक वस्तु कहते हैं। तो देखिए चाय और कॉफी का प्रयोग एक साथ साथ होता है क्या, नहीं सर, अगर चाय नहीं रहा तो हम कॉफी पी लेंगे। ठीक है, तो ये आपका अस्थानापन्न वस्तुओं का एग्जाम्पल है, अस्थानापन्न वस्तुओं का संयोग है, ये आपका पूरक वस्तु का संयोग नहीं है। उसके बाद देखिए पेप्सी और मिरिंडा, तो पेप्सी और मिरिंडा क्या साथ साथ प्रयोग करते हैं क्या, नहीं, एक दूसरे के साथ प्रयोग करते हैं क्या, नहीं, तो ये आपका अस्थानापन्न वस्तु है, ये आपका पूरक वस्तु नहीं है। उसके बाद देखिए अगला है आपका लक्स साबुन और डब साबुन। अरे भैया जो लक्स साबुन का यूज करेगा वो डब साबुन का यूज नहीं करेगा। ठीक है, ये बाकी बात लड़की सब करती है, चलिए ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका पूरक वस्तु का संयोग नहीं है, ये भी आपका अस्थानापन्न वस्तु का संयोग है। उसके बाद देखिए कार और पेट्रोल, देखिए कार और पेट्रोल का एक साथ यूज किया जाता है। अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो कार का कुछ काम रहेगा क्या, नहीं, कार आपका पेट्रोल पर निर्भर करता है भैया। ठीक है, तो एक साथ प्रयोग होता है, यही आपका पूरक वस्तु का संयोग हो गया। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे एक क्वेश्चन फिक्स बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है बाबू, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है, तो उसे उत्पादन फलन कहा जाता है। यही आपका उत्पादन फलन का डिफिनेशन भी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्पादन फलन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है, तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध आपका दीर्घकाल से है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि परिवर्तनशील अनुपात का संबंध किस काल से है, तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम ये आपका अल्पकाल से है। किससे संबंधित है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम आपका अल्पकाल से संबंधित है, और पैमाने का प्रतिफल का संबंध आपका दीर्घकाल से है। तो यहाँ पे पूछा है पैमाने का प्रतिफल, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है भैया, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, शायद ये कहीं से कॉपी किया है तो फॉन्ट मैच नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे इडिंग बिडिंग कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पुस्तक था, देखिए नाम पुस्तक के लेखक कौन है, सो आपसे पूछा जा रहा है। कोई पुस्तक का यहाँ पे नाम दिया था, उस पुस्तक को किसने लिखा है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं 3-4 पुस्तक आपको बता देता हूँ कौन सा पुस्तक किसने लिखा है, इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और इसी में से आपका कोई भी यहाँ पे एक होना चाहिए था। ठीक है, देखिए अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सा पुस्तक लिखा है, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखेगा अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर पूछे कि वेल्थ ऑफ नेशन, क्या वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो याद रखिएगा वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक आपका एडम स्मिथ ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पुस्तक पूछते हैं बार बार बोर्ड एग्जाम में कि यह सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या यह सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो याद रखिएगा इस पुस्तक को आपका रॉबिन्सन ने लिखा है। किसने, रॉबिन्सन ने। तो 3 पुस्तक का नाम मैंने आप सभी को तो बताया, इसी में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यही आप कोई होगा, नाम नहीं बता रहा है तो क्या करेंगे क्या। चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे भैया कि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो तो उस वस्तु की मांग की कीमत लो उसका मांग क्या होगा। तो देखिए ये हो गया आपका अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, देखिए मांग, ये हो गया आपका मांग रेखा, ये आपका एक्स अक्ष के समांतर है। तब आपका ईडी का वैल्यू यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हिंदी में कहते हैं मांग की कीमत लो, ठीक है। तो ईडी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे ईडी का वैल्यू हो जाता है आपका इन्फिनिट। क्या हो जाता है, जब एक्स अक्ष के समांतर होगा तब ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाए, तब मांग की कीमत लो उसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ईडी बराबर इन्फिनाइट, यानी कि मांग की कीमत लो उसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। यह है आपका वाई अक्ष। देखिए आप एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर वाई अक्ष के समांतर हो तब मांग के लोच का मान क्या होगा, तब हो जाता है ईडी बराबर आपका 0। जब वाई अक्ष के समांतर होगा तब मांग की कीमत लोच का मान हो जाएगा 0, और जब एक्स अक्ष के समांतर होगा तब मांग की कीमत लोच का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है। तो एक्स अक्ष के समांतर पूछा है तो यहाँ पे इन्फिनाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है सारा मैं आपको बताते चल रहा हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो और आप लोग 40 में से कम 35 प्लस ऑब्जेक्टिव में स्कोर करेंगे। अभी और भी वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वहीं से लगभग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे भैया, टेंशन मत लीजिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है औसत लागत का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि एसी बराबर क्या होता है, ए एफ सी प्लस एबीसी, यानी कि एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एसी बराबर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, हिंदी में इसे बोला जाता है औसत लागत, ठीक है। औसत लागत बराबर क्या होता है हिंदी में अगर बोले तो औसत लागत बराबर होता है औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन पाए जाते हैं। तो चाहे आपका अल्पकाल रहे तो आपका दीर्घकाल रहे, दोनों में आपका उत्पादन प्रक्रिया में आपका दोनों प्रकार के साधन पाए जाते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका क और ख दोनों हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ग में होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ग में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो इससे आप लोग सुधार करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में आपका दोनों प्रकार के साधन पाए जाते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, दोनों प्रकार के साधन। देखिए अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में आपका दोनों प्रकार के साधन पाए जाते हैं, लेकिन आपका सिर्फ परिवर्ती कौन रहता है, तो सिर्फ आपका परिवर्तन होता है परिवर्तनशील साधन में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में आपका कौन परिवर्तन साधन रहता है, तो आपका परिवर्तनशील साधन आपका परिवर्ती रहता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ये आर प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि ये आर का क्या फॉर्मूला होता है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आर बराबर क्या होता है, टी आर बटा क्यू होता है। ए आर बराबर, ए आर का मतलब क्या हुआ, एवरेज रिवेन्यू, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं आपका औसत आगाम। औसत आगाम बराबर क्या होता है, औसत आगाम बराबर होता है कुल आगाम को बिक्री के कुल इकाई से भागा दे देंगे तो आपका औसत आगाम आता है, यानी कि इंग्लिश में शॉर्ट में बोले तो ए आर बराबर होता है टी आर बटा क्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। एम आर बराबर अगर पूछे तो एम आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो कुछ नहीं, जो आपका ए आर का फॉर्मूला होता है वही आपका एम आर का फॉर्मूला होता है। बस आपका थोड़ा सा चेंजेस क्या करना है, इसके पहले आपका डेल्टा लगा देना। जैसे आपका टी आर बटा क्यू होता है ना, तो उसके पहले आप क्या करेंगे, डेल्टा लगा देंगे दोनों के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एम आर का फॉर्मूला बन जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं, सिर्फ डेल्टा लगा दो आपका एम आर का बन जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है कि किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, यानी कि इस प्रकार से देखिए ये हो गया आपका ए आर का वक्र, ठीक है। ये आपका होता है, ये हो गया आपका एक्स अक्ष के समांतर, ये होता है आपका एक्स अक्ष के समांतर। तो ऐसा किस बाजार में होता है, तो ऐसा आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, ये आर बराबर एम आर होता है और एम आर बराबर क्या होता है, प्राइस होता है, यानी कि ये तीनों आपका ए आर एम आर और प्राइस तीनों आपका बराबर होता है और तीनों का वक्र आपका यही होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे किस बाजार में एम आर का वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो कंफ्यूज नहीं कर जाना, ए आर एम आर प्राइस ये तीनों का वक्र आपका किस बाजार में ये एक्स अक्ष के समांतर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आया आपका कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर तथा एम आर के बीच संबंध पाया जाता है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया कि ए आर तथा एम आर पूर्ण प्रतियोगिता में आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आर बराबर एम आर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि समृद्ध उत्पाद किस बाजार में पाई जाती है, यानी कि एक जैसा उत्पादन किस बाजार में होता है, तो ये आपका केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है समृद्ध उत्पाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है। तो विभेदीकृत कीमत का मतलब यह हुआ कि अलग अलग कीमत लेना। मान के चलिए ए ग्राहक है, ठीक है, ये मान के चलते हम कुछ बेचने सामान, तो इसको ये जो ग्राहक आया उसको 10 रुपये केजी आलू दिए और दूसरा जो ग्राहक आया उसको 12 रुपये केजी आलू दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कीमत का विभेद हो रहा है, 1 से 10 ले रहे हैं, 1 से 12 रहे हैं। तो इस प्रकार की जो विशेषता है इस प्रकार के किस में पाया जाता है, तो ये आपका एकाधिकार में पाया जाता है। ठीक है, जहां पर एक ही को बेचने वाला होता है वहीं पे इस तरह का कर सकता है, जहां पे ढेर मन बेचने वाला रहेगा ना वहां इस तरह कर सकता है, क्या उसका दोगुना छोड़ देगा तो हमसे अलग अलग कीमत लेता है। तो ठीक है, तो ऐसा किस में होता है, तो ऐसा एकाधिकार में होता है, जहां पे एक ही को बाजार होता है, एक ही को आपका दुकानदार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन की किस अवस्था में उत्पादन करना चाहता है। तो यह आपका द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, द्वितीय अवस्था में आपका ये क्या होता है, देखिए इस प्रकार से होता है ना, एक अवस्था, दो अवस्था, तीन अवस्था, तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट पॉइंट पर होता है द्वितीय अवस्था में। ठीक है, कुल उत्पादन अधिकतम पर होता है, इस वजह से आपका द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। जो होशियार उत्पादकता रहेगा, जो होशियार रहेगा उत्पादन करने वाला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध होता है। तो जीडीपी बराबर क्या होता है, तो जीडीपी बराबर होता है एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न किस वस्तु के निर्माण में, यहाँ पे निर्माण हुआ। ठीक है, निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो मध्यवर्ती वस्तु किसे कहा जाता है, तो मध्यवर्ती वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनसे अंतिम वस्तुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए गेहूं से किसका किसका निर्माण होता है, तो देखिए चपाती गेहूं से ही बनता है भाई, बिस्कुट भी आपका गेहूं से ही बनता है, ब्रेड भी आपका गेहूं से ही बनता है। तो इन सभी वस्तुओं के निर्माण में आपका क्या है, एक गेहूं में आपका मध्यवर्ती वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो याद रखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय के अध्ययन का क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या लिख दिया भैया, ये क्या पता नहीं क्या लिख दिया। चलिए तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या था इसमें कि नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पुस्तक का नाम ही नहीं पता चल रहा है, तो कैसे बताएंगे कि ये पुस्तक किसने लिखा है। तो आगे पहले मैंने आप सभी को 3 पुस्तक का नाम बताया, तो इनमें से ही कोई एक पुस्तक हो जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि से यहाँ पे होगा राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। तो कौन कौन सी विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, तो देखिए मूल्य वृद्धि विधि, तो इससे राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। दूसरा आपका आय विधि से भी आपका राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तीसरा आपका वही विधि से भी आपका राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यानी कि ये तीनों विधियों से आपका राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पे आपका राष्ट्रीय आय होना चाहिए जो कि मिसप्रिंट है, इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। इस प्रकार का मिसप्रिंट आपको आगे भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका मुद्रा निर्गमन। मुद्रा निर्गमन का मतलब ये हुआ नोट जारी करना। तो नोट जारी कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है, तो ये कार्य है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका शाख नियंत्रण। तो शाख नियंत्रण भी आपका केंद्रीय बैंक करता है, आरबीआई करता है, तो ये भी आपका आरबीआई का एक कार्य हुआ। उसके बाद देखिए तीसरा आपका जनता से जमा स्वीकार करना। जनता से जमा कौन स्वीकार करता है, हम लोग पैसा कहाँ जमा करते हैं, तो व्यावसायिक बैंक में जमा करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब जितने बैंक है आपका, झारखंड ग्रामीण बैंक, ये सब क्या है आपका व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, तो ये आपका केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, ये कार्य आपका ये व्यावसायिक बैंक का है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, जनता से जमा स्वीकार करना केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। बाकी बात सरकार का बैंक है, हाँ जी है, तो ये भी कार्य है केंद्रीय बैंक का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन सा है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, ये सब आपका व्यावसायिक बैंक है। और जो आपका भारत का एक केंद्रीय बैंक आपका वो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, सभी देश का आपका एक ही केंद्रीय बैंक होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है। तो आपका जो एमोन मुद्रा है ये सबसे तरल मुद्रा है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक दैट मेरे अनुसार क्या होना चाहिए कि एमपीसी, क्या एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होगा, सो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वही यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, फ्रंट नहीं मैच करने के कारण थोड़ा मिसटैप हो गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि किस अर्थव्यवस्था में
MPC बराबर 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा, K का मान पूछ रहा है। तो K बराबर क्या होता है फार्मूला, K बराबर फार्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, यही होता है ना K बराबर फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कीजिए 1/1 माइनस MPC का वैल्यू कितना दिया है, तो 0.2 दिया हुआ है। तो 0.1 में 0.2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो 1/0.8। अभी का क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 1 बैठ जाएगा, यानी कि 10/8 बराबर क्या हो जाएगा 1.25। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। K बराबर क्या होता है, तो 1/1 माइनस MPC होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, सो आपसे पूछा रहा है। तो उपहार कर आपका क्या है, एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। संपत्ति कर भी आपका प्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। वस्तु एवं सेवा कर आपका ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ये आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर को क्या कहा जाता है। तो राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पेंशन एवं रोजगार भत्ते देश है। तो पेंशन एवं रोजगार भत्ते क्या है, तो ये आपका हस्तांतरण आय है। हस्तांतरण आय क्या, जो हाथे हाथ दे दिया बिना काम किए उसी को क्या कहें, मतलब जो दान में मिले उसे क्या कहते हैं, उसे हस्तांतरण आय कहते हैं। ठीक है, तो पेंशन एवं रोजगार भत्ते आपका क्या है, हस्तांतरण आय बिना काम किए मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए एक देश में कितना केंद्रीय बैंक होता है, तो एक देश में आपका एक ही केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा, एक देश में आपका एक ही केंद्रीय बैंक होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन मुद्रा के कार्य है। तो देखिए पहला है आपका विनिमय का माध्यम, यानी कि लेन देन करते हैं मुद्रा के माध्यम से, तो एक कार्य हो गया। दूसरा है आपका कि मूल्य का मापक। देखिए हम लोग नहीं कहते हैं कि स्प्लेंडर प्रो 50,000 दाम है, ये 10 रुपये किलो आटा है, तो मुद्रा के रूप में ये सभी का मूल्य का मापन करते हैं ना, तो ये भी आपका मुद्रा का कार्य हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए क और ख दोनों होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ग में होना चाहिए। यहाँ पे आपका फ्रंट नहीं मैच करने का कारण क्या हुआ है पता नहीं, ऑप्शन बड़ी टाइप दिया, वो थी मिसप्रिंट दिया, माथा खराब कर दिया जी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देखिए कि भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है। तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब बोलेगा आरबीआई, नहीं भैया, आरबीआई सब नोट जारी करता है, सिर्फ 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता है। ठीक है, तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो ये भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। पूछेगा कि 1 रुपये का नोट जारी करता है कौन करता है, तो भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। और इसमें सिग्नेचर किसका होता है, तो वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसका इसमें सिग्नेचर होता है, आरबीआई का, गवर्नर का नहीं। ठीक है, तो सभी प्रकार के नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं और 1 रुपये का नोट आपका भारत का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है। तो देखिए आपका यहाँ पे उपहार कर, वहां पे मैंने देखिए ऑप्शन में था जी, उपहार कर आपका क्या था, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो उपहार कर आपका प्रत्यक्ष कर है। बाकी उत्पादन कर, रोजगार कर, बिक्री कर, ये सब क्या है आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपका उपहार कर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गुणक किसके बराबर होता है। तो गुणक आपका विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो वो 1/1 माइनस MPC नहीं, वो तो अलग हो गया जी। के बराबर आपका फॉर्मूला होता है आपका ये डेल C/डेल Y। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा, गुणक किसके बराबर होगा कि विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में जो परिवर्तन होता है उसी के बराबर आपका गुणक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 रुपये के नोट के अलावा, यानी कि 1 रुपये को छोड़ करके अन्य नोटों को कौन जारी करता है, तो ये आरबीआई जारी करता है भाई, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्टेट बैंक के कार्य है, यानी कि व्यावसायिक बैंक का कौन सा कार्य है, सो आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि व्यावसायिक बैंक है ना आपका स्टेट बैंक। ठीक है, तो देखिए पहले है जनता का जमा स्वीकार करना, हाँ जी हम लोग जमा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद है आपका जनता को ऋण देना, जनता यानी कि लोन कहाँ से लेते हैं, तो स्टेट बैंक से लेते हैं ना, ये हम लोग आरबीआई से थोड़े ना लेते हैं। तो ये दोनों कार्य है आपका भारतीय स्टेट बैंक का, व्यावसायिक बैंक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, ये और बी दोनों। ठीक है, क और ख होना चाहिए था लेकिन ये और बी लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसा ये वीडियो आपको लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेट 3 कुछ देर के बाद अपलोड कर दिया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी 1 से 2 दिनों में करवा दिया जाएगा। और आपको कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। एग्जाम से पहले VVI क्वेश्चन तो आपको करवाऊंगा
ही करवाऊंगा, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।